दोस्तों, मैं फराज मलिक दिन भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। सॉरी 2 बजे का वीडियो नहीं आ पाया, थोड़ा सा बिजी था। जो हम कोरोना और लॉकडाउन की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते हैं वो हम नहीं पहुंचा पाए, लेकिन इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं, राजनीति से जुड़ी भी खबरें हैं, कुछ और भी खबरें हैं, इसके अलावा लॉकडाउन की भी कुछ खबरें हैं। आज से मैं एक काम भी करने जा रहा हूँ। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हर छोटे बड़े अपडेट को मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया करूंगा। हिंदी में लिखकर मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया करूंगा, आप लोग वहां से पढ़ लिया करें, क्योंकि हर छोटी बड़ी बात पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज से मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हर पल की खबर आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं वसीम रिजवी से। और भी बहुत सारी खबरें हैं, सारी खबरें आराम से देख कर जाना। वसीम रिजवी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। जो कुरान पाक की 26 आयत को लेकर वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, हमने आपको आज सुबह बताया था कि सुप्रीम कोर्ट आज इस पर सुनवाई करने वाला है। काफ़ी सारे लोगों ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की इस याचिका को एक्सेप्ट ही क्यों किया, एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, देखते ही इसको फेंक देना चाहिए था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा किया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले वसीम रिजवी की याचिका को एक्सेप्ट किया, वसीम रिजवी को बुलाया, उसके बाद उसकी याचिका को मुंह पर दे मारा। बहुत ही तगड़ा तमाचा वसीम रिजवी के मुंह पर मारा है सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत बुरी लताड़ लगाई और 50,000 रुपए का जुर्माना भी डाला। सुनवाई कुछ नहीं करी, सिर्फ एक्सेप्ट किया। वसीम रिजवी को वहां पर बुलाया, इसलिए बुलाया कि उसको लताड़ लगाई जा सके। लताड़ लगाई, 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया और याचिका को फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मुस्लिम समाज में खुशी की लहर है। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, जिन लोगों ने पिटीशन के खिलाफ अपनी पिटीशन दायर की थी और जो वकील साहब थे जो वसीम रिजवी के खिलाफ लड़ रहे थे, काफी ज्यादा खुश थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत के संविधान की आज जीत हुई है। आइए दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। हरिद्वार के कुंभ में जो मेला चल रहा है, आज वहां पर शाही स्नान है। शाही स्नान हो रहा है और लाखों की भीड़ वहां पर इकट्ठी है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारी चर्चाएं चल रही हैं। तबलीगी जमात भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ और इसके ट्रेंड होने की वजह यह रही गोदी मीडिया। गोदी मीडिया ने पिछले साल तबलीगी जमात को लेकर किस तरीके से रिपोर्टिंग की थी, एक समुदाय के खिलाफ किस तरीके से एक तरफा रिपोर्टिंग की थी, उसी को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, यहाँ पर हम किसी की आस्था को गलत नहीं बता रहे हैं, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। लेकिन इस बीच जो गोदी मीडिया गंदा खेल खेलता है, समाज के बीच नफरत फैलाता है, उस गोदी मीडिया का गंदा चेहरा आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था जुड़ी हुई है। कोई कुंभ में जाकर स्नान करता है, तो कोई जमात के साथ जाता है, कोई मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है। सबकी अपनी अपनी आस्था है। लेकिन ज़रा गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग पर नज़र डालें। वहां पर भी आस्था थी, यहां पर भी आस्था है। उस वक्त भी कोरोना का दौर था और इस वक्त भी कोरोना का खतरनाक दौर चल रहा है, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग में आप लोग अंतर देख सकते हैं। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है और गोदी मीडिया को बहुत तेजी के साथ ट्रोल किया जा रहा है। आइए बंगाल की तरफ भी आप लोगों को लिए चलते हैं। बंगाल में भी आज काफी ज्यादा रैलियां की हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, और जो हाल पहले था वही हाल आज भी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावी रैलियों के लिए नोटिस तो भेजा था, लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों की चुनावी रैलियां कम नहीं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार रैलियां कर रहे हैं और ममता दीदी के ऊपर लगातार वो हमले कर रहे हैं। इस बार उन्होंने एक नया वर्ड इजाद किया है, दीदी ओ दीदी। मेरा कहने का अंदाज थोड़ा अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा और रोमांटिक होकर कहते हैं, दीदी ओ दीदी। बंगाल के अंदर किसी भी रैली में जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कॉमेडी के तहत एक रोमांटिक अंदाज में दीदी ओ दीदी ऐसा करते हैं। लेकिन उनका ये दीदी ओ दीदी कहना अब उनके लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की महिला फोरम ने पुलिस स्टेशन में मोदी जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। एक पत्र लिखा है, उसमें उन्होंने शिकायत दर्ज की है मोदी जी के खिलाफ। महिला फोरम का कहना है कि मोदी जी यहां पर आकर जो कर रहे हैं दीदी ओ दीदी, इसका असर हमारे देश के और भी राज्यों पर पड़ रहा है। जो आम आदमी हैं वो भी सड़क पर खड़े होकर, चौराहों पर खड़े होकर लड़कियों को छेड़ रहे हैं और कह रहे हैं दीदी ओ दीदी। मोदी जी की इस अदा को देखकर और भी लड़के लड़कियों को इसी तरीके से छेड़ रहे हैं, दीदी ओ दीदी कहकर लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं मोदी जी के इस दीदी ओ दीदी कहने की वजह से। तो इसको लेकर महिला फोरम ने पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करा दी है मोदी जी के खिलाफ। लेकिन मोदी जी ने आज की रैलियों में भी दीदी ओ दीदी कहना नहीं छोड़ा। आइए अब थोड़ी सी चर्चा कोरोना और लॉकडाउन की भी कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धार्मिक स्थलों की। उन राज्यों की बात करेंगे जहां पर कोरोना का प्रकोप ज्यादा है। इन राज्यों में धार्मिक स्थलों के लिए कौन कौन सी गाइडलाइन आई है। हमने कल आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताया था, अब कंफर्म हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में ये गाइडलाइन जारी हो चुकी है कि हर मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारे में सिर्फ 5 लोग एक वक्त में जा सकते हैं। योगी आदित्यनाथ का जो ऑफिस
ट्विटर अकाउंट है योगी आदित्यनाथ ऑफिस, वहां से ट्वीट भी किया गया है। धर्म स्थलों में 5 से अधिक लोगों को एक साथ प्रवेश की अनुमति ना दी जाए। बाजारों में व्यापारियों से संवाद बनाकर उनका सहयोग लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। मुख्यमंत्री श्री एम योगी आदित्यनाथ जी महाराज। योगी आदित्यनाथ ऑफिस से ये ट्वीट किया गया है, जिसके बाद ये बात क्लियर हो गई कि पूरे प्रदेश में इस गाइडलाइन को जारी कर दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध है। कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी करने की इजाजत नहीं है। मार्केटें खुल रही हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है दिन में, रात में कर्फ्यू लग रहा है, लेकिन धार्मिक स्थलों में या किसी भी तरीके के कार्यक्रमों में भीड़ इकट्ठी करने की इजाजत नहीं है। तो यहां पर भी मुश्किल से 2-4 लोग ही मस्जिद में जा सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक धार्मिक स्थलों में आप लोग जा सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाएंगे, मास्क का पालन करेंगे, कोविड की जितनी भी गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे। नवरात्रि को लेकर इसमें लिखा है मेरे पास, मस्जिदों की कोई गाइडलाइन नहीं आई है हिमाचल प्रदेश की। फिलहाल यही लिखा है कि धार्मिक स्थलों में आप जा सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाकर। मध्य प्रदेश में भी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। हालांकि जो डेली रूटीन है, मौलाना साहब जाकर नमाज पढ़ा दें, उसके अलावा पंडित जी थोड़ी बहुत पूजा कर लें। फिलहाल पूरी तरीके से वहां पर भी बंद नहीं है। कुछ लोग वहां पर जाकर नमाज अदा कर सकते हैं, 2-4 लोग, पंडित जी जाकर वहां पर पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों के जाने की वहां पर भी इजाजत नहीं है। बिहार में भी 30 अप्रैल तक के लिए सभी धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर भी बस वही 2-4 लोग डेली रूटीन के तहत नमाज अदा करेंगे, पूजा करेंगे। झारखंड में भी कुछ इसी तरीके की गाइडलाइन है, राजस्थान में भी इसी तरह की गाइडलाइन है। आइए अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में काफी ज्यादा चर्चा इस वक्त लॉकडाउन को लेकर चल रही है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कल कोई फैसला हो सकता है। महाराष्ट्र की सरकार टास्क फोर्स के साथ मीटिंग कर रही है। लगातार यही खबरें आ रही हैं कि लॉकडाउन बस लगने ही वाला है, 15 दिन का या फिर 22 दिन का या फिर 1 हफ्ते का। तो फिलहाल अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि टास्क फोर्स के साथ मीटिंग करने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार ने अब यह फैसला किया है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, इस पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। फिलहाल टास्क फोर्स जो है वो भी लॉकडाउन के पक्ष में है और भी मंत्री महाराष्ट्र के लॉकडाउन के पक्ष में है। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। संजय राउत ने भी यही कहा है लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। और भी कुछ मंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाना जरूरी है। लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए। तो फिलहाल 14 अप्रैल को अब आखिरी फैसला आएगा कि महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। आपको बता दें ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार का कहना है हमारे पास ऑक्सीजन की भी कमी आ रही है और दवाइयों की भी कमी है। बहुत सारी हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो थोड़ी सी लड़खड़ा रही हैं। उनको सही करने के लिए, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन एकमात्र विकल्प है। आइए जब स्वास्थ्य सेवाओं की बात चली है तो थोड़ा सा बिहार की तरफ भी आपको दिखा देते हैं कि वहां पर किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं। बिहार के एक हॉस्पिटल में एक शख्स की कोरोना से मौत हो जाती है। उसकी मौत की जानकारी उसके परिवार को दे दी जाती है, उसकी पत्नी को दे दी जाती है। उस शख्स को अंतिम संस्कार के लिए जो हॉस्पिटल का प्रशासन होता है वो ले जा रहा होता है। तो उसकी पत्नी को थोड़ा सा इन्फॉर्म किया जाता है कि आइए आप आखिरी दर्शन कर लीजिए अपने पति देव के। जब पत्नी जाती है, चादर हटाती है मुंह से, तो वो चौंक जाती है। असल में वो उसका पति था ही नहीं। जिस शख्स की मौत हुई थी वो उसका पति चुन्नू था ही नहीं। चुन्नू का तो हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन ने चुन्नू के परिवार को, चुन्नू की पत्नी को ये इत्तला दे दी गई कि आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं। अभी आपने एक मामला और सुना होगा कि कोरोना वैक्सीन की जगह कुत्ता काटने का इंजेक्शन लगा दिया। तो ये है हमारे देश के हॉस्पिटलों की लापरवाही, हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं। फिलहाल अब देखते हैं कि 14 अप्रैल को महाराष्ट्र की सरकार क्या फैसला लेती है। तो फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।